हायर परचेज का एग्जाम्पल नंबर 11 एंड एक दो और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको हायर परचेज का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है, जिसमें भी एक पॉइंट बाकी है मुझे पता है, पॉइंट नंबर 5 इंटर सस्पेंस अकाउंट का। उसका जस्ट इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगा जिसके अंदर वो एक लास्ट वीडियो होगा हायर परचेज का, और उसके अंदर वो कॉन्सेप्ट प्लस उसके एक आध प्रैक्टिकल सॉल्व किए जाएंगे। ये जो आपका हायर परचेज का जो भी चल रहा है सीरीज चल रही है, उसमें ये आपकी तीसरे नंबर की सीरीज है, तीसरा पार्ट है उसका ये। और उसके अंदर अपन आज पार्शियल रिपोजिशन का सेकंड कॉन्सेप्ट मतलब सेकंड प्रैक्टिकल करने वाले हैं, प्लस फुल रिपोजिशन भी सीखेंगे कि कैसे फुल रिपोजिशन का क्वेश्चन होता है। ठीक है, पार्शियल रिपोजिशन का मे 19 का क्वेश्चन, पार्शियल रिपोजिशन का मे 19 का क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपन उसको पहले ही डन कर चुके हैं। और उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक आपको उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। ठीक है, आज अपन चालू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले समझा दिया है, पार्शियल रिपोजिशन पूरा हायर परचेज का पार्ट फर्स्ट में, उसको जाके आप देखो। पार्ट सेकंड भी उसका ही है, जिसके अंदर मैंने मे 19 का क्वेश्चन भी इसके साथ ही सॉल्व करवाया है। अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। क्या कहता है, एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड है, ठीक है, परचेज करता है फ्रॉम द दिल्ली से मोटर 3, दिल्ली मोटर से 3 टेम्पोज, सॉरी दिल्ली मोटर से 3 टेम्पोज खरीदता है। कॉस्टिंग है 50,000 ईच, इट मीन्स कि वो 1,50,000 ऑन हायर परचेज सिस्टम पे उसने माल खरीदा, 1,50,000 के 3 टेम्पोज on 1st Jan 2001 and the payment was to be made 30,000 down and the remainder in 3 equal installments। ढंग से सुनना इस लाइन को, इस पूरी लाइन पर यहां से देखो, मैं आपको अंडरलाइन करवाता हूं, ये वाली लाइन, ये यहां से ये वाली देखो, पेमेंट वॉज टू बी मेड 30,000 डाउन, इट मीन्स कि 1,50,000 टोटल बिलिंग and the 30,000 is down payment, so then remaining is 1,20,000 and the remainder in 3 equal annual installments। जो रिमाइंडर है उसने ओनली रिमाइंडर की बात करी है, यहाँ पे उसने ओनली रिमाइंडर की बात करी है, ढंग से सुनना, ओनली रिमाइंडर है। द रिमाइंडर इज 1,20,000, रिमाइंडर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। अब ये लाइन को पढ़ना, रिमाइंडर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। यहाँ तक रिमाइंडर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, इट मीन्स की 1,20,000 डिवाइड बाय 3, इट मीन्स की 40,000 इन ईच इंस्टॉलमेंट्स अपन को बनती है। अगर 40,000 ईच इंस्टॉलमेंट्स होगी तो इट मीन्स की 1,20,000 उसका ओनली प्रिंसिपल अमाउंट ही पे हो पाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट 1,20,000 ही पे हो पाएगा। अब कौन बिजनेसमैन है जो आपको क्रेडिट पे माल बेचता है और फिर वो आपसे कमाना भी नहीं चाहेगा, वो आपसे ये तो एक्सपेक्ट करेगा कि यार आप उसको इंटरेस्ट दो बदले में, और आप ये बोल रहे हो कि रिमाइंडर 1,20,000 बचता है उसका और आप उसको इक्वल 3 इंस्टॉलमेंट्स में दोगे 40,000 की। अगर 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स उसको दोगे 40,000 की, तो इट मीन्स की 1,20,000 इज फुल, 1,20,000 आपने दिया, 1,20,000 ही ड्यू थे, तो वो उसमें उसको क्या फायदा हुआ। इससे बढ़िया अगर वो 1,20,000 3 साल के लिए कहीं और जमा कराता, बैंक में जमा कराता, तो भी तो उसको इंटरेस्ट मिलता। अरे बात समझ में। तो इसलिए उसने क्या कहा कि टुगेदर विथ इंटरेस्ट 9%, मुझे इंटरेस्ट के साथ चाहिए 9% इंटरेस्ट के साथ। तो आपको मैंने ये लाइन इसलिए समझाने के लिए कहा ताकि आप ये ना समझो कि 40,000 आपकी इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, 40,000 आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, और उसमें अब आप इंटरेस्ट जोड़ोगे तो वो आपकी बनके इंस्टॉलमेंट अमाउंट आएगी। आई बात समझ में। मैंने क्या बोला, इस क्वेश्चन में क्या खास है, इस क्वेश्चन में ये खास है कि जो आपकी 40,000 की 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स आई है वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट आया है, ठीक है, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट है, वो आपका इंस्टॉलमेंट नहीं है, बिकॉज इंस्टॉलमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट एज वेल। समझ में आया। तो आपका इंटरेस्ट अभी कहां है इसमें, तो आपने इंटरेस्ट जो आप जोड़ोगे 40,000 में, फिर जो आप पे करोगे दैट्स ए इंस्टॉलमेंट, वो आपकी इंस्टॉलमेंट है। क्लियर हुई बात। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड राइट ऑफ द डेप्रीशिएशन, राइट ऑफ करता है डेप्रीशिएशन एट अ 20%, ये आपको जनरली 20% दिखेगा हायर परचेज के हर एक, जनरली हर एक क्वेश्चन में 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। देखो आपको पता होगा 11th क्लास में 12th में आपने डेप्रीशिएशन के 2 मेथड पढ़े थे, एक तो डिमिनिशिंग मेथड था मतलब WDV मेथड, एक SLM मेथड, उसकी बात हो रही है।
It paid the installments due at the end of first year, 31st March 2001, 31st December 2001, but could not pay the next on 31st December 2002. इट मीन्स कि उसने सेकंड इंस्टॉलमेंट में क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया। तो एक बात बताइए कि क्या सेकंड इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट करने का मतलब क्या फर्स्ट साल उसने पूरा मशीनरी को यूज करा? यस सर, फर्स्ट साल पूरा मशीनरी को यूज करा। क्या फर्स्ट साल पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा? यस सर, फर्स्ट साल डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी। क्या सर सेकंड साल भी डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी? यस सर होगी। आपने लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि उसने सेकंड साल के लास्ट में जाके उसको पता चला कि उसने पैसा नहीं दिया, लेकिन उसने सेकंड साल के एंड तक उस मशीन को यूज तो किया ही होगा। तो सर डेप्रिसिएशन इज आल्सो प्रोवाइडेड, डेप्रिसिएशन तो प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है सर। एंड द दिल्ली मोटर्स एग्रीड हो गया, आगे पढ़ना, दिल्ली मोटर्स एग्री हो गया टू लीव मतलब छोड़ने के लिए वन टेम्पो विद द परचेजर के पास ऑन 1 Jan 2003, एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ द other two tempos against the amount due on 31st December 2002, the date of the repossession. It means कुछ नहीं है, आपके 3 टेम्पोस आपने खरीदे थे, उसमें से उसने कहा कि मैं अब आपके पास एक टेम्पो ही छोड़ूंगा, मैं 2 टेम्पो रिपोज करता हूं। इट मींस इट इज एन पार्शियल रिपोजेशन क्वेश्चन, और पार्शियल रिपोजेशन क्वेश्चन में आपको एडजस्टेड वैल्यू निकालना आनी चाहिए। एंड द टेम्पोस वर बी वैल्यूड बेस्ड, और जो टेम्प्यू वो वैल्यू होंगे किस बेसिस पे? 30% डेप्रिसिएशन एनुअली, 30% डेप्रिसिएशन एनुअली। और जब भी इस क्वेश्चन में हाई परचेज में डेप्रिसिएशन का मेथड गिवन नहीं होता तो जनरली अपन उसे WDV मेथड ही मानते हैं, जनरली अपन उसे WDV मेथड ही मानते हैं। अकॉर्डिंग टू AS10 सिंस 2013 कंपनीज एक्ट 2013 द SLM मेथड इज प्रेफरेबल, बट अकॉर्डिंग टू ICAI assumption in the higher purchase, if question is silent, then WDV method is preferable. Clear हो गई बात? Yes sir. Show the necessary accounts in the books of 2001, 2 and 3. बहुत ही शानदार क्वेश्चन था समझाने में। अब अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ वर्किंग नोट बताना चाहता हूं जो मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा था, मैं सबसे पहले मैंने आपको टॉपिक कौन सा सिखाया था? सर कैश प्राइस फाइंड आउट करने का। सर कैश प्राइस फाइंड आउट करने का। यस सर, कैश प्राइस फाइंड आउट करने का। तो क्या सर पहले मैंने कैश प्राइस ही फाइंड आउट करा? यस सर, कैश प्राइस फाइंड आउट करी। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 1,50,000। यस सर, आर यू गेटिंग? यस। मैंने आपको पहला टॉपिक क्या पढ़ाया था? फाइंड आउट द कैश प्राइस, पहले मैंने वही निकाला। सेकंड टॉपिक मैंने पढ़ाया था इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करना। सर इसमें अपन को इंटरेस्ट रेट गिवन है, इंटरेस्ट रेट अपन को यहाँ पे गिवन है, तो चलो ठीक है। फिर मैंने तीसरा क्या बताया था सर आपको? तीसरा टॉपिक इंटरेस्ट विथ ईच इंस्टॉलमेंट, हर एक इंस्टॉलमेंट के साथ कितना इंटरेस्ट आप पेबल कर रहे हो, उसका मैंने आपको तीसरा टॉपिक पढ़ाया था। उसके अंदर मैंने क्या बताया था सर आपको? उसके अंदर मैंने आपको बताई थी तीन चीजें बताई थी। पहला मैंने आपको बताया था ईयर, दूसरा ओपनिंग बैलेंस, तीसरा इंटरेस्ट, चौथा इंस्टॉलमेंट, पांचवा क्लोजिंग बैलेंस। ऐसे बनाना था। ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ईयर 0 में 1,50,000। ईयर 0 इट मींस कि जब मैं उससे डील कर रहा हूं तो 1,50,000 उसने बिलिंग करी, मैंने उसको 30,000 का क्या कर दिया? मैंने उसको 30,000 का डाउन पेमेंट कर दिया। जैसे 30,000 का मैंने डाउन पेमेंट करा उसको, तो 1,20,000 उसने बोला कि आप उधार पे हो 1,20,000। ईयर फर्स्ट में ये ओपनिंग बैलेंस हो गया 1,20,000। उस पे मैंने कितना परसेंट इंटरेस्ट लगाया? 9% इंटरेस्ट लगाया। कितना परसेंट इंटरेस्ट लगाया? 9% इंटरेस्ट लगाया। तो 9% इंटरेस्ट 1,20,000 इट्स 10,800। अब ये जो 10,800 है वो मेरा 40,000 में ऐड होगा, तब जाके वो इंस्टॉलमेंट बनेगी। अदरवाइज वो 40,000 इट इज the payment of principal amount. Then if 10,800 is added to the 50,000, then it will become installment, and so the installment is 50,800। ठीक है। आप क्या करोगे? आप 1,20,000 में आपने 10,800 जोड़े, तो मैं बोलूंगा सर आपके पास 1,30,800
आपके पास क्या ड्यू है, उसमें से आपने 50,800 का पेमेंट कर दिया, तो सर आपके पास 80,000 क्लोजिंग बैलेंस बच गया। 80,000 पे 9% 7,200 प्लस 40,000 इट मींस 47,200 47,200 आ गया सर आपके पास। 80,000 प्लस 70,200 माइनस 47,200 इट मींस कि 40,000 आपके पास क्लोजिंग बैलेंस बच गया। इट इज एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 9% 3,600 3,600 प्लस 40,000 इट मींस 43,600 इट इज एन इंस्टॉलमेंट। 40,000 प्लस 3,600 माइनस 43,600 इट मींस कि द नील बैलेंस एट द लास्ट ऑफ द थर्ड ईयर। आई बात समझ में? यस सर, ये मेरे को वर्किंग नोट समझ में आ गया है। थोड़ा सा मैंने क्विक करा क्योंकि मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत दिन बार बता चुका हूं। अब अपन बात करते हैं अगले वर्किंग नोट जिसका नाम है एडजस्टिंग वैल्यू। और एडजस्टेड वैल्यू मैंने आपको पहले ही भी बता रखा है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है ये आपका। और इस कॉन्सेप्ट के लिए आपको मिलने चाहिए पूरे पूरे मार्क्स अगर ये एग्जाम में आए तो। और नहीं आता है अगर आपके एग्जाम में तो फिर ये मान लेना आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, वो अटेम्प्ट आपके लिए बहुत अच्छा है, अब तो आप पास होने चाहिए। देखो एडजस्टेड वैल्यू में क्या कहा था सर, 3 साल के ले रहा हूं, 1 से लिया था, 2001 पूरा गया, 2002 पूरा गया, 2003 लास्ट साल था। सर क्या हुआ 2001 में तो उसने पूरा की पूरा पेमेंट कर दिया। 2002 में जाके उसने क्या कर दिए, मना कर दिया पेमेंट करने से। अगर उसने 2002 में मना कर दिया पेमेंट करने से तो एक बात बताइए, क्या इस साल तक का क्या उसको डेप्रिसिएशन लगेगा? यस सर। क्या इस साल का भी डेप्रिसिएशन लगेगा? यस सर। क्या इस साल का भी उसको इंटरेस्ट लगेगा? यस सर। क्या इस साल का भी इंटरेस्ट लगेगा? यस सर। इस साल का इंटरेस्ट की तो एंट्री करेंगे ना अपन, इंटरेस्ट की तो एंट्री करेंगे। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था जब मैंने आपको मी 19 का सॉल्यूशन सॉल्व करवाया था। यस सर, ये दो तो आप करोगे ही करोगे। और इसमें तो आपको करना ही करना है, इसमें तो आपकी कुछ बात ही नहीं, इसमें तो नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला साल तो। अब आपके पास क्या आता है सर, 1,50,000 इट इज एन वैल्यू ऑफ 3 tempos, then the value of the 2 tempos is 1 lakh. It I am right? Yes sir, 1 lakh हो गई आपके 2 tempos की वैल्यू। यस सर। अगर मैं 1 lakh में से, अगर मैं 1 lakh जो मेरी ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से मैं 30% काटूंगा इस साल का और 30% काटूंगा मैं इस साल का, तो 2 बार मैं अगर 30% काटूंगा ऑन द बेसिस ऑफ WDV मेथड, देन what will be the answer sir? 49,000. it is an adjusting value. ये क्या हो गई आपके पास, एक एडजस्टिंग वैल्यू हो गई जिसके बेसिस पे आपको वो 2 एंट्रियां पास करनी है। कौन कौन सी सर? हायर वेंडर अकाउंट में टू बैलेंस शीट की जगह टू असेट्स अकाउंट, एंड असेट्स अकाउंट में बाय बैलेंस शीट की जगह क्या लिखना है, बाय हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है सर, अब अपन सॉल्यूशन पे चलते हैं। आईसीआई ने कैसे क्या सॉल्यूशन कर रखा है उसको समझते हैं सर। देखो इसका सॉल्यूशन मैंने कॉपी में करना है इसलिए नेसेसरी नहीं समझा क्योंकि मैंने एक पूरा सॉल्यूशन आपको कॉपी में करके समझाया है मे 19 का, इसलिए मेरे को लगा कि इसको मैं अगर आपको बुक टू बुक समझाऊं ज्यादा बेस्ट है ताकि आपको आईसीआई का सॉल्यूशन को पता रहे कि कैसे करता है आईसीआई। सर सबसे पहले उसने क्या बनाया सर, सबसे पहले उसने बनाया आपके लिए टेम्पो अकाउंट। यस सर, बना लिया। टेम्पो अकाउंट में सर सबसे पहले उसने एंट्री करी सर खरीदने की एंट्री सर हमेशा कैश प्राइस से होती है। कैश प्राइस आपके पास 1,50,000 है। सर आप जब भी खरीदोगे तो खरीदने पे क्या एंट्री करते हो सर, आप असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट करते हो क्योंकि आपने क्रेडिट पे खरीदी है। सर 1,50,000 आपने कर दिया है। असेट्स अकाउंट पे सर आपने ईयर एंड में वह सर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया एट द रेट 20% से। सर आप बोलोगे यहाँ पे तो सर आपने 30% लिया है, अब वहां पे आप 20% ले रहे हो। सर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं क्योंकि सर क्वेश्चन की डिमांड थी कि सर वैसे वो 20% डेप्रिसिएशन लगाता है रेगुलर बेसिस पे, लेकिन अगर वो रिपर्चेस करेगा तो वो 30% लगाएगा फॉर द एडजस्टिंग वैल्यू के लिए। आ गई बात समझ में सर? यस सर, समझ में आ गई है। तो आप सर डेप्रिसिएशन की एंट्री आपको क्या पास कर दोगे? यस सर, 1,50,000 का 20% इट मींस की 30,000 डेप्रिसिएशन हो गया। यस सर। आप क्या बैलेंस शीट निकाल लोगे सर 1,20,000? यस सर। जो बाय बैलेंस शीट है वो क्या सर 2 बैलेंस शीट बन जाएगा सर नेक्स्ट ईयर के लिए? यस सर। अगले साल में क्या हुआ सर, डेप्रिसिएशन की एंट्री तो पास करोगे ना सर? मैंने कहा था कि अगले साल में जब भी डिफॉल्ट होगा तो आपको डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट की एंट्री तो पास करनी है। इंटरेस्ट की एंट्री असेट्स अकाउंट में आती नहीं है तो अपन डेप्रिसिएशन की एंट्री तो पास करेंगे ना सर। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 20% इट मींस कि सर वो हो गया आपके पास कितना, 24,000। यहाँ तक की बात समझ में आई नहीं है सर? यस सर। देखो 24,000 हो गया। यस सर। अब आप इसको थोड़ा
होल्ड डाउन करो और अपने आ जाओ किसके, वेंडर के अकाउंट पे। ये आ गया आपके पास दिल्ली मोटर्स अकाउंट। सबसे पहले आपने क्या करा यहाँ पे सर, आपने असेट्स खरीदी, असेट्स खरीदते ही आपने क्रॉस पोस्टिंग कर दी 1,50,000, दैट इज अ कैश प्राइस। एंड सर आपने जैसे डाउन पेमेंट करा 30,000 से टू बैंक आपने कर दिया सर डाउन पेमेंट की एंट्री। यस सर। फिर आपने सर क्या करा, इंटरेस्ट ड्यू करोगे, क्योंकि सर इंटरेस्ट आपके लिए खर्चा है तो इंटरेस्ट अकाउंट आप डेबिट करोगे, जिसको आपको देना है उसको आप क्रेडिट करोगे। देन द बाय इंटरेस्ट अकाउंट, यस सर 10,800। यस सर। आपने फिर इंस्टॉलमेंट पे करी होगी सर 50,800 की, यस सर 50,800 की इंस्टॉलमेंट पे कर दी। सर आपके पास बैलेंस शीट बच गया सर 80,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर। देन सर इन द नेक्स्ट ईयर सर ये जो 80,000 है वो सर आपका क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा 80,000। और सर आप उसके ऊपर क्या लगाओगे सर, आप इंटरेस्ट लगाओगे, बिकॉज सर इंटरेस्ट की एंट्री आपको हर साल करनी होती है। सेकंड ईयर में मानता हूं मैंने आपने डिफॉल्ट करा है, बट सर आप इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन की एंट्री दोनों करते हो। डेप्रिसिएशन की एंट्री इसमें आएगी नहीं, इंटरेस्ट की एंट्री इसमें आ सकती है। तो सर मैंने इंटरेस्ट की एंट्री कर दी है 80,000 मल्टीप्लाई बाय 9%, दैट इज 7,200। और आप ये अमाउंट इस टेबल से भी उठा सकते हो सर। ये जो टेबल अपन ने बनाई थी सर, यहाँ पे एक बहुत सी प्यारी सी टेबल आपके लिए मैंने बनाई थी सर। यहाँ पे तीनों साल का इंटरेस्ट मैंने आपको इसलिए बना दिया था यहाँ पे सर। आप इधर से वर्किंग नोट में से भी उठा सकते हो सर, उधर आप यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हो एग्जामिनर को। और मेरे हिसाब से अगर मैं एग्जामिनर हूं तो उस वर्किंग नोट को मैं जरूर देखूंगा कि वो वर्किंग नोट किस किस बच्चे ने बनाया है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी गलती आपकी इंस्टॉलमेंट में हो सकती है। तो सबसे पहले आपको इंस्टॉलमेंट समझाना चाहिए। और जो भी इस वीडियो से पढ़ रहे हैं, जो भी इन वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हैं, जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा आप करिए। गारंटी है, विश्वास रखिए अपने बड़े भाई पे, कुछ भी आपको गलती नहीं होगी एग्जाम में। कितना हो गया, 7,200 हो गया। फिर सर आपने क्या बोला था सर, यहाँ पे आपने डिफॉल्ट कर दिया। अगर आपने सेकंड ईयर में पेमेंट नहीं करी इंस्टॉलमेंट की, तो मैं सर टू बैंक अकाउंट कर नहीं सकता। तो सर मुझे क्या करना पड़ेगा सर, पार्शियल रिपोजिशन का केस है, तो सर क्या करना पड़ेगा सर, एक एंट्री पास करनी होगी। सर क्या एंट्री पास करनी होगी सर, आपको टू असेट्स अकाउंट से एंट्री पास करनी होगी। सर टू असेट्स अकाउंट से मतलब सर टू टेम्पो अकाउंट से एंट्री पास करनी होगी। यस सर। सर किस वैल्यू से करनी होगी सर, एडजस्टेड वैल्यू से करनी होगी। सर एडजस्टेड वैल्यू 49,000 सर अभी मैंने आपको वर्किंग नोट में निकाल के बताई थी सर। यस सर। सर जो बैलेंस बच गया वो बैलेंस जो बच चुका है वो तो सर आपके लिए एक जो मशीन उसने छोड़ी थी, एक जो टेम्पो उसने छोड़ा था, उसकी बैलेंस बच गया 38,200। यस सर, यहां तक मुझे समझ में आ गया है। अब 38,200 आपका सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है, तो वो थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन गया। और सर आपने उस पे इंटरेस्ट अब कितना लगाओगे सर, अब उस पे इंटरेस्ट बदल जाएगा सर, अब उस पे इंटरेस्ट बदल जाएगा सर। कहीं आप ऐसा मत कर लेना कि इस टेबल पे से आप इंटरेस्ट उठा लो, क्योंकि सर इस टेबल पे जो इंटरेस्ट है वो आपका, वो सर जो इस टेबल पे जो इंटरेस्ट है वो सर आपके 40,000 के बेसिस पर है, कि अगर वो रेगुलर पेमेंट करता तो। और सर वो रेगुलर पेमेंट नहीं कर रहा है, इस कारण से सर यहाँ पे आपको क्या करना है सर, 38,200 पे आपको 9% का इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। 38,200 पे आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है 9% से। कितने परसेंट से सर, 9% से। आगे बात समझ में, क्योंकि सर 9% की इंटरेस्ट रेट तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो 9% से आप करोगे तो सर कितना आता है, 3438। और सर फिर लास्ट में इसको क्या बोला है कि आप पेमेंट कर दोगे, तो सर आप पेमेंट भी कर देना। आई बात समझ में? यस सर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। एक बार अपन और क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये देखो 9% की इंटरेस्ट रेट के लिए बोला उसने, यस सर बोला। और फिर उसने बोला कि आपको लास्ट में आपको पेमेंट करने के लिए बोला ही था, तो आपने पेमेंट कर दिया। बताओ समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर? यस सर, क्लियर हो गया। सेकंड ईयर में थोड़ा सा परेशानी थी, इसमें जो डाउट बन सकता है वो एक तो इसमें बन सकता है डाउट, एग्जाम में गलती हो सकती है किसमें मैं बता रहा हूं, और एक गलती हो सकती है तुम्हारे इस इंटरेस्ट में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वो रेगुलर पेमेंट करता तो मैं इंटरेस्ट किस दर से उठाता, अपने टेबल पे से, ठीक है। अब वो रेगुलर इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा है, इस कारण से मैंने अब इंटरेस्ट कहां पे लगाऊंगा, इस 38,200 पे मैं इंटरेस्ट फाइंड आउट करूंगा और फिर लास्ट में पेमेंट कर दूंगा। अब असेट्स अकाउंट पे आ जाते हैं। असेट्स अकाउंट से मेरे को सर यहाँ पे क्रॉस एंट्री डालनी होगी नहीं डालनी होगी सर? ईयर सेकंड में यस सर, टू टेम्पो से, तो मतलब बाय दिल्ली मोटर से डालूंगा। यस सर, बाय दिल्ली मोटर से सर मैंने डाल दी 49,000 की। यस सर। अब एक बात बताओ, एक बात बताना, अगर मैं डिफॉल्ट नहीं करता तो 1,20,000 मेरा ओपनिंग था, 24,000 का मैंने उसको घिस दिया, तो इट मींस कि वो मेरे पास 96,000 का बचा। तीन टेम्पो मेरे पास 96,000 के बचे।
सर उसमें से उस बंदे ने आपके पास एक ही तो छोड़ा, अब आप एक का ही तो बैलेंस निकालोगे, और एक का बैलेंस कितना होता है सर? 32,000 बाय बैलेंस सीडी। आई बात समझ में? यस सर। और जो भी आपका डिफरेंस होगा वो आपके बाय पीएनएल के नाम से जाएगा। कितना? 15,000। आई या नहीं आई बात समझ में? यस सर। 15,000 आपका क्या माना जाएगा? आपका बैलेंसिंग फिगर माना जाएगा। 15,000 आपका बैलेंसिंग फिगर है। आई बात समझ में? यस सर। अब ये थर्ड ईयर के ओपनिंग में आपका 32,000 क्या माना जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। उस पर आपको वही इंटरेस्ट लगाना है। कितना परसेंट? 20%। 20% अब कितना हो जाएगा सर? 6,400। और आपको वही बैलेंस शीट निकालना है थर्ड ईयर के एंड में 25,600। आई बात समझ में? यस सर। ये सॉल्यूशन मुझे पूरा क्लियर हो चुका है। अब आपको, मेरे को नहीं लगता कि इस सॉल्यूशन में और कुछ समझाना है। आपको दिक्कत कहाँ कहाँ आ सकती है मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। दिक्कत आ सकती है आपको दिल्ली मोटर अकाउंट के सेकेंड ईयर में, जो एडजस्टेड वैल्यू वाला वो अब नहीं आनी चाहिए। अब मैंने उसको समझा दिया है ढंग से। और एक इंटरेस्ट निकालने में आप उस टेबल में से इंटरेस्ट तभी उठा सकते हो अगर वो रेगुलर पेमेंट कर रहा हो थर्ड ईयर में, लेकिन उसे सेकंड ईयर में डिफॉल्ट कर दिया। मतलब डिफॉल्ट कर दिया तो सिंपल सी बात है, अब आपका बैलेंस अलग बच गया। अब बैलेंस अलग बच गया तो उस बैलेंस बीडे पे आपको क्या लगाना पड़ेगा? इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। आई या नहीं आई बात समझ में? यस सर। क्लियर। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं आपको बता देता हूं, स्लाइड बता देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं आपको स्लाइड बता देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर अपन अगली वीडियो में करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपन अगली वीडियो में करते हैं। आज के लिए आप इतना ही रखो क्योंकि वीडियो की लेंथ फिर ज्यादा हो जाती है। आप ऐसा करना कि इस वीडियो को आप ढंग से देखो, एक और बार देखो, ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब रिपोजिशन, पार्शियल रिपोजिशन के दो ही क्वेश्चन मुझे कराने थे, वो दो क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, एक May 19 का और एक एग्जाम्पल नंबर 11। अब मैं आपको अगली वीडियो में फुल रिपोजिशन और इंटर सस्पेंस अकाउंट एक ही वीडियो में करा के मैं आपको उस वीडियो को खत्म कर दूंगा। मैं हायर परचेज के ज्यादा पार्ट्स आपके लिए नहीं खींचूंगा, मैं उनको 4 वीडियो में ही खत्म कर दूंगा। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आप हमारे टेलीग्राम पेज पे नहीं जुड़े हो तो उस पर जुड़ जाना, उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।